हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, किसी निश्चित कूट भाषा में नेशन को इतना कोड किया जाता है तो उसी कूट भाषा में कंट्री को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये है नंबर यानी अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। अल्फ़ाबेट वाली रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ याद होना चाहिए। ए से लेके जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए और ए से लेके जेड तक के सभी अपोजिट लेटर याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, नेशन NATION, ये नेशन दिया हुआ है। और इसका कोड क्या दिया हुआ है, इसका कोड दिया हुआ है OCWMTT, ये कोड आपको दिया हुआ है। तो आपको यदि आपको अल्फ़ाबेट के नंबर मालूम होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे N का होता है 14, A का होता है 1, T का होता है 20, I का होता है 9, O का वैल्यू होता है 15 और N का वैल्यू होता है 14। ठीक है, O का वैल्यू कितना होता है 15, C का वैल्यू 3 होता है और W का वैल्यू कितना होता है 23 होता है, M का वैल्यू होता है 13, T का वैल्यू होता है 20। तो यदि आप लोग इसका नंबर जानेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 14 से 15 हुआ, ठीक है, इसका मतलब इसमें एक इंक्रीज हो गया यानी एक बढ़ गया। ये 1 से 3 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 2 बढ़ा। फिर ये 20 से 23 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 3 बढ़ा। 9 से 13 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 4 बढ़ा। उसके बाद फिर कितना है 15 से 20 यानी 5 बढ़ा। फिर यहाँ पर 6 बढ़ा। ठीक है, इसी प्रकार से ये कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 तक बढ़ा है। तो यहाँ पर आपको क्या है, कंट्री COUNTRY, ये कंट्री है। ठीक है, इसका नंबर अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका 3 होता है, O का 15 होता है, U का 21 होता है, N का 14 होता है, T का 20 होता है, R का 18 होता है और Y का 25 होता है। तो पहले में 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, फिर 3 4 5 6 7, इसी प्रकार से बढ़ेगा। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 और 4 का वैल्यू होता है D। 4 का वैल्यू क्या होता है D। 15 2 17, 17 का मतलब होता है Q। 21 3 24, 24 का मतलब होता है X। 14 4 18, 18 का मतलब होता है R। 20 5 25, 25 का मतलब होता है Y। 18 6, 18 और 6 24, 24 का मतलब होता है X। 25 और 7 32, तो 32 तो होता है नहीं, तो 25 1 26 हो गया और बाकी बच गया आपको इसमें 6 एक्स्ट्रा, तो 6 का मतलब होता है F। ठीक है, अब ये भी जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। DQX RYXF, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप लोग ए से लेके जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। जैसे आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में एल्युमिनियम है, ऑप्शन सी में गोल्ड है और ऑप्शन डी में सिल्वर है। अब यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम, गोल्ड, उसके बाद है सिल्वर Ag। तो ये तीनों जितना भी है ये सभी के सभी धातु है। क्या है, धातु है, जबकि हाइड्रोजन एक गैस है और वो अधातु के रूप में होता है। तो ये तीनों क्या है, धातु है और हाइड्रोजन अधातु है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इस श्रृंखला में अगली संख्या का पता लगाना है। जब भी आपको एग्जाम में नंबर सीरीज वाली रीजनिंग आ जाता है
तो आपको 3-4 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। यदि संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा तो वहाँ पर प्लस करिएगा, यदि संख्या धीरे धीरे घट रहा है तो वहाँ पर माइनस करिएगा, यदि संख्या एक बाई ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर आपको गुना करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संख्या यहाँ पर मेरा धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी पहले मेरा 152 था, ठीक है। उसके बाद कितना है, उसके बाद 107 है, फिर 72 है, उसके बाद 47 है। हमें यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो नंबर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ये कितना माइनस हो रहा है। तो 12 में से 7 गया 5, 14 में से 10 गया 4, यानी 45 यहाँ पर माइनस हुआ। अब 107 में से 72 को माइनस करेंगे तो 7 में से 2 गया 5, 10 में से 7 गया 3। अब हम 72 को तो माइनस कर लिया, अब 47 में से 72 को माइनस करेंगे तो 12 में से 7 गया 5, 6 में से 4 गया 2। तो हमें एक पैटर्न मालूम हो गया कि पहले 45 घटा, 35, उसके बाद 25, इसका मतलब कि लास्ट में 15 घटेगा। कितना घटेगा, 15। तो 47 में से अगर हम 15 घटा लेते हैं, ठीक है, 47 में से अगर हम 15 माइनस कर लेते हैं तो 7 में से 5 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यानी 32 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नवाचक ची के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको फिगर में आपको नंबर दिया हुआ है और आपको इसमें बताना है वाट की जगह यहाँ पर क्या नंबर आएगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि 2 में कितना जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, फिर यहाँ जोड़ेंगे 1 तो हमको 1 आया, फिर 6 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी यहाँ पर हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो हम इस प्रकार से फॉलो नहीं करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें आमने सामने चेक करते हैं, ठीक है, आमने सामने इसका पड़ रहा है, ये हो गया, ये हो गया, इसी प्रकार से चेक करेंगे। तो हम देख रहे हैं अगर हम 2 में, ठीक है, अगर हम 2 में 2 से गुना करते हैं और 1 माइनस कर लेते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी ये वाला हमें मिल गया। 2 गुना करके 1 माइनस करेंगे, उसी प्रकार से 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9, 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया 11, बिल्कुल सही है। तो 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 और 14 में से 1 माइनस करेंगे तो हमको आ जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, श्री जेड पूरब की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं, वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं, फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। तो बिंदु डी पर अब श्री जेड का मुंह किस दिशा की ओर है, तो ये है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण, ये चारों डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना रहता है, इसमें आपको कहीं पर एक इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए कि आदमी खड़ा है, तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक इनिशियल पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इनिशियल पॉइंट ले लिया है, ये जेड है, ठीक है, और पूरब की ओर मुँह किए हुए हैं, किधर, पूरब की ओर ये मुँह किए हुए, इस प्रकार से ये मुँह किए हुए हैं, इधर ये मुँह किए हुए, ये पूरब की ओर, मतलब कि यहाँ पर ये जेड है, ठीक है, पूरब की ओर खड़ा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो वे बाएं मुड़ते हैं, ठीक है, वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं, तो वे बाएं मुड़ते हैं, इसका बाएं इधर हो गया और बिंदु ए पर पहुंच जाता है, ये 5 किलोमीटर हो जाता है, फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं, तो ये 4 किलोमीटर चल दिया, उसके बाद बिंदु ये बी पर पहुंच जाता है, ठीक है, और फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंच जाते हैं, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर
यानी 10 किलोमीटर दाएं इसका इधर हो जाएगा और ये डी पर पहुंच जाता है। तो डी पर अब श्री जेड का मुंह किधर है, तो इधर की ओर है। तो इधर कौन सा होता है, पूरब की ओर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसमें आपको नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है। तो यहाँ पर ये बी है, डी है, एफ है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर बी का वैल्यू 2 होता है, डी का वैल्यू 4 होता है और एफ का वैल्यू 6 होता है, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि सब में 2 2 ऐड किया गया है। और उसके बाद नंबर में देखा जाए तो ये नंबर 3 दिखा रहा है ना, तो 3 और 3 जोड़ने के बाद यहाँ पर ये 6 आ गया है। उसी प्रकार से एच का वैल्यू 8 होता है, तो 8 2 10, तो 10 2 12, 12 का वैल्यू कितना होता है, 12 होता है एल। इसका नंबर कितना, 5 है और 6 है, 5 6 11, यानी एल 11 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, श्री एक्स ये बिंदु ए से मैराथन दौड़ शुरू करते हैं, वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दौड़ कर, यानी अगर वो मान के चलिए कि यहाँ पर खड़ा है तो वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर ऊपर जाता है और ये 5 किलोमीटर चलकर एक्स है जो बिंदु ए से, यानी ए यहाँ पर हो गया और बिंदु बी पर पहुँचती है 5 किलोमीटर चलने के बाद, फिर दाएँ मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर दौड़कर, दाएं का मतलब इसका दाएं इधर हो जाएगा और ये बिंदु सी पर पहुंचते यहाँ तक ये हो गया। फिर दाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर दौड़कर, इसके बाद दाएं हैं तो इसका दाएं ये नीचे हो जाएगा और ये डी की ओर आ जाएगा और ये 8 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। अब 10 किलोमीटर यहाँ तक तो हो गया, डी पर पहुँचते हैं, उसके बाद फिर से वो दाएँ मुड़ता है, इसका दाएं ये हो जाएगा और ये ई पर पहुंच गया। कितना चला यहाँ से, ये 10 किलोमीटर चला। उसके बाद ई पर पहुंचते हैं, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एफ पर, यानी फिर से इसका दाएं है तो ये दाएं हो जाएगा एफ पर और ये 6 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर से दाएँ मुड़ता है और 1 किलोमीटर दौड़कर बिंदु जी पर पहुँचता है। अब इसका दाएँ है तो इसका दाएँ यहाँ पर हो जाएगा और ये जी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो जी तक तो पहुंच गया। अब फिर दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एच पर आता है, यानी अब ये एच इसका दाएं इधर हो जाएगा, ये एच हो गया, ठीक है। ये लाल वाला जो है, ये लाल वाला एच जो हो जाएगा ना यहाँ पर, ये एच है तो ये इसका मुंह नीचे की ओर हो गया। तो पूछ रहा कि बिंदु एफ पर श्री एक्स का मुंह किस दिशा में है, तो ये एफ पर यहाँ था, इसे यहाँ पर एफ उधर मतलब कि ऊपर की ओर है, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है, तो वह किसकी ओर इशारा कर रही है। तो ये है ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है। तो जब भी आपको ब्लड वाले रिलेशन सॉल्व करना है तो आप हमेशा कंपेयर अपने से करिएगा। यदि आप अपने से कंपेयर करते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो जैसे मान के चलिए बोला कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मतलब कि ये फिगर है, ठीक है। फिगर का मतलब ये तस्वीर हो गया और ये नैना है, ये इसकी ओर इशारा करती है और क्या बोलती है, तो वह मेरी नानी तुम्हारा कैसे होगा। अब जैसे ये नैना है तो नैना के नानी कैसे होगा, पहले तो इसकी एक माँ होगी और फिर माँ की एक माँ होगी, यहाँ तक नानी पहुँच गया। तो वह मेरी नानी के इकलौते बेटे, यानी मेरे नानी के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी इसका बेटा, फिगर वाला इसका बेटा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह किसकी ओर इशारा कर रही है। जैसे कहने का मतलब ये इसकी माँ है तो ये माँ का भाई है, मतलब कि ये इसका मामा है और ये मामा का बेटा है, मामा का बेटा मैंने तुम्हारे मामा का बेटा, इसका मतलब कि वो मेरा भाई की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। किसकी ओर, भाई की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। यानी चचेरा ममेरा जो भी होता है उसी की ओर इशारा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच के संबंध को सही तरह से दर्शाता है? जैसे कार है, पार्क है, उपग्रह है। कार का संबंध उपग्रह से नहीं है, पार्क का संबंध कार से नहीं है, कार अलग चीज़ है, पार्क अलग चीज़ है। ठीक है, तो तीनों के तीनों अलग जब रहेगा तो उसका डायग्राम इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तीनों के तीनों अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेन डायग्राम या चित्र के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भी भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है? क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेलों में भी भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, यानी इसमें बोला है, इसमें एक कबड्डी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है। तो क्वेश्चन बोला है, पहले क्वेश्चन बोला है कि क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों, यानी तीनों जो भी होगा उसको ले लेना। पहले तो क्रिकेट और फुटबॉल को शामिल करना है, तो क्रिकेट, ये क्रिकेट है और ये फुटबॉल है, तो ये दोनों में कॉमन कौन सा है? तो ये दोनों में कॉमन हमारा भी है। उसके बाद तीनों में कौन सा कॉमन है? तो तीनों में कॉमन हमारा एस है, तो हम यहाँ पर एस ले लेंगे, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसी को अगर हम पलट के लिख दिया जाए एस प्लस भी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वर्गों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुनें। जैसे ये कैमरा है, मेज है, फर्नीचर है, तो कैमरा का संबंध ना तो मेज से है ना तो फर्नीचर से, यानी ये तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब मेज का संबंध फर्नीचर है, क्योंकि जितना भी मेज होता है वो सभी के सभी फर्नीचर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी कुर्सी हो वो सभी के सभी फर्नीचर के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो भी डायग्राम होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय अपने पिता के इकलौती बेटी के रूप में कराया। तो अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता क्या है? तो सेम उसी प्रकार से जैसे ये अभिमन्यु है, अभिमन्यु ने अपने मित्र से, ठीक है, तो ये फ्रेंड है, एक लड़की का परिचय, मतलब कि यहाँ पर एक लड़की है। ठीक है, अभिमन्यु जो है वो किससे बोल रहा है? ये बोल रहा है अपने फ्रेंड से, किसके बारे में? तो ये लड़की के बारे में बता रहा है कि अपने पिता यानी ये अपने पिता के इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटे यही हो गया खुद की इकलौती बेटी है के रूप में बताया है। इसका मतलब है कि ये लड़की जो है ये इकलौती बेटी है। तो पूछ रहा है कि अभिमन्यु से लड़की का रिश्ता क्या है? तो लड़की का रिश्ता क्या है? तो लड़की इसकी बेटी है। क्या है? बेटी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये आप में कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, तो इसको मैं वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करता हूँ। उसके लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। पहला सभी, पहला क्या होता है? सभी में क्या होता है कॉन्सेप्ट? इसमें एक दूसरे के अंदर होगा, मतलब कि एक छोटा होगा डायग्राम और एक बड़ा होगा, यानी छोटा वाला डायग्राम बड़े वाला डायग्राम के अंदर आ जाएगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कुछ कुछ में क्या होता है कि इसमें सर्किल एक दूसरे को इस प्रकार से टच में रहेगा। तीसरा क्या होता है हमारा? तीसरा कॉन्सेप्ट होता है कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं में क्या होता है? इसमें कोई भी वेन डायग्राम एक दूसरे के टच में नहीं रहेगा। यही 3 कॉन्सेप्ट होता है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप कथन और निष्कर्ष को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं बनाने वाला हूँ सभी मैट कोयर है, तो सभी वाला हमारा डायग्राम इस प्रकार से बनता है। अब आपका डाउट होगा कि इसमें छोटा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा? तो सभी वर्ड जिसके साथ लगा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो सभी वर्ड मैट के साथ लगा हुआ है और C4 कोयर हो जाएगा, और सभी कोयर जूट है, तो इस बार कोयर छोटा हो जाएगा और जूट बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से डायग्राम बनाने के बाद जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो कुछ वाला कंडीशन सही हो जाएगा। जैसे में कुछ जूट कोयर है,
कुछ जूट मैट है, कुछ कोयर मैट है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सभी वाला कंडीशन, जैसे सभी मैट कोयर है, सभी मैट जूट है, सभी कोयर जूट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। सभी जूट कोयर है, तो सभी जूट कोयर है, नीचे से जाएंगे तो सभी वाला बिल्कुल कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी वाला ऊपर से नीचे आता है। सभी मैट जूट है, सभी मैट जूट है, बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल 2 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक घड़ी में प्रातः 7:30 से दोपहर 12 बजे तक सेकंड की सुई कितनी बार चक्कर लगाएगी? सेकंड की सुई, इसका मतलब है कि सेकंड की सुई जो होता है वो कितने बार चक्कर लगाएगी? तो वो 1 मिनट में 1 बार चक्कर लगाता है। सेकंड की सुई 1 मिनट में तो 1 बार चक्कर लगाता है, ये तो कन्फर्म है। अब 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक काउंटिंग करिए, तो 8, 9, 10, 11, 12 यानी 5 घंटा हुआ। तो 5 घंटा में से आप आधा घंटा और माइनस कर लीजिए, तो 4.5 घंटा हो गया। कितना हो गया? 4.5 घंटा हो गया। अब ये घंटा में, तो इसको हम कर देते हैं मिनट में, तो ये 4, 1 घंटा में 60 मिनट, अब प्लस 30 मिनट आओ हमारा बचा हुआ, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 अब प्लस 30, तो दोनों को जोड़ने पे हो जा रहा है मेरा कितना? दोनों को जोड़ने पे हो जा रहा है 270 मिनट हो जा रहा है। तो 1 मिनट में कितना बार जा रहा है? 1 बार। तो 270 मिनट में 270 बार घूमेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जब एम रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब। अब आपको दर्पण प्रतिबिंब 2 कंडीशन होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, अगर दर्पण इस प्रकार से रखा हुआ है तो इसमें चेंजिंग टॉप और बॉटम होता है। जब आपका दर्पण इस प्रकार से रखा हुआ है तो इसमें आपको लेफ्ट और राइट चेंजिंग होता है। तो ये 2 कंडीशन होता है दर्पण में। आपको सिर्फ दर्पण को देखना है कि वो किस प्रकार से रखा हुआ। तो यहाँ पर मेरा दर्पण इस प्रकार से रखा हुआ, तो इसमें लेफ्ट और राइट बदलता है, ना कि ऊपर नीचे बदलता है। अब जो नीचे होगा तो वो नीचे ही रहेगा। अब ये वाला भाग नीचे की ओर है तो ये नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो बदलेगा नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद ये भी हमारा गलत है, ये वाला सही है। बॉक्स नंबर बी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं? कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल, यानी कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल चाहिए। उसके बाद और उनका जो सभी 3 खेल खेलते हैं, यानी पहले हमें कबड्डी और फुटबॉल देखें तो वो हमारा क्यू आ गया। उसके बाद हमको तीनों वाला चाहिए, तो तीनों वाला हमारा एस है, जो कि क्यू और एस आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, यदि दोपहर, मतलब कि वो 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटा में, 1 घंटा में वो 5 मिनट तेज चलता है। यदि दोपहर के 12 बजे घड़ी सही सेट की गई है, अब घड़ी शाम के 6:30 दिखा रही है, तो वास्तविक समय कितना होगा? 12 बजे सेट किया है और 6:30 दिखा रहा है, इसका मतलब टाइमिंग कितना हो गया? तो 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट हो गया। 6 घंटा 30 मिनट का मतलब हो जाएगा आपको 13/2 घंटा, इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में इतना हो रहा है, तो 13/2 में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे गुना कर देंगे, 13/2 से गुना कर देते हैं, 5 गुने 13 बटा में 2, तो 13 पचे 65, 65/2 भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी 32 मिनट 5 सेकेंड। ठीक है, यानी कि वही 32 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। तो 6 में से अगर हम 30 घटा देंगे तो टोटल का टोटल हमारा 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 6 बचेगा। उसके बाद
कितना बजेगा, 6 बजेगा मेरा, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा नंबर आना चाहिए। तो ये नंबर सीरीज वाले रीजनिंग है, तो आपको क्या देखना है, 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। जब नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा तो वहाँ प्लस करेंगे, जब धीरे धीरे कम हो रहा है तो माइनस करेंगे, एक बार बढ़ जाता है तो वहाँ पर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 12, 14, 28 यानी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो 2 को यहाँ पर 2 से गुना किया तो आपको 4 हो गया, मतलब ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो 30 का डबल कितना होगा, 60 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, सभी वाला। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया है, सभी बताया, जो कि वो डायग्राम इस प्रकार से बनता है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, कुछ कुछ वाला बताया था। कुछ कुछ वाले में क्या होता है कि एक फिगर दूसरे फिगर को इस प्रकार से काट देगा, तो ये कुछ कुछ वाला हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, कोई नहीं। कोई नहीं में क्या बताएं कि इसमें कोई भी डायग्राम एक दूसरे को टच में नहीं करेगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले इसमें क्या है कथन, सभी बस, यानी सभी वाला हमारा फिगर इस प्रकार से बनेगा, जिसमें सभी वर्ड लग जाता है वो छोटा हो जाएगा। सभी बस कार हो गया, और सभी जलयान कारें हैं। अब यहाँ बोला कि सभी जलयान कारें हैं, यानी जलयान को हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। सभी कारें जलयान हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये सभी वाला हमारा बिल्कुल के बिल्कुल गलत है। सभी बसें कारें, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो सभी वाला हमारा सही हो जाएगा, तो केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को हमेशा बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि चुनना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि दर्पण में 2 कंडीशन, अगर दर्पण हॉरिजॉन्टल है जिसमें टॉप और बॉटम चेंजिंग होता है, इसमें लेफ्ट राइट चेंजिंग नहीं होता। अगर दर्पण इस प्रकार से जिसमें लेफ्ट और राइट चेंजिंग होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि दर्पण किस पोजीशन में रखा हुआ है। तो दर्पण हमारा मतलब कि वर्टिकल रखा हुआ है, तो ये लेफ्ट और राइट चेंजिंग होगा। जैसे ये यहाँ पर खाली है, ये भरा हुआ है, तो ये भरा हुआ इस प्रकार आ जाएगा। तो ये खाली वाला तो होगा नहीं, ये उल्टा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला बॉक्स सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।